محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وغيره ولا عدو وقضى 29 दिसंबर 2006 बगदाद के एक छोटे से कंक्रीट के सेल के अंदर एक ऐसा शख्स बंद है जिसके यहाँ होने की भारी शख्स को कोई भी खबर नहीं है। सद्दाम हुसैन जागता है। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके साथ अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, लेकिन गार्ड इस बात को पहले ही समझ चुके थे। सुपर 12 के ये इलीट गार्ड जो सद्दाम हुसैन को सुरक्षा करते थे, उनके बीच कई दिनों से हड़कंप मचा हुआ था। उनके ऑफिसर बस बता देते थे कि बहुत ही जल्द सद्दाम हुसैन को बिल्डिंग नंबर 114 से ले जाया जाएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक सच्ची और नई कहानी। बिल्डिंग 114 एक टॉप सीक्रेट मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन था जो बगदाद के एक आइलैंड पर स्थित था। यहीं सद्दाम हुसैन ने अपने जिंदगी का आखिरी वक्त बिताया, लेकिन अब उसे जल्द ही इराकी अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले उसके वकील उससे मिलने आए थे और उसका परिवार भी उससे मिलने आया था, इसलिए गार्ड्स को लगने लगा था कि शायद अब सद्दाम का आखिरी वक्त जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन किसी ने उन्हें सीधे तौर पर कुछ भी नहीं बताया था। करीब 3 साल से अमेरिकन सोल्जर्स उस पर नजर बनाए हुए थे और उसे पूरी तरीके से पहरे में रखा था। वो उनसे बातें करता था, यहाँ तक कि उसके साथ हंसी मजाक भी करता था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। 5 दिसंबर 2006 सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसने एक विनती की थी कि उसे फायरिंग स्क्वाड के द्वारा फांसी दी जाए, बिल्कुल एक सैनिक की तरह। उसे ये तरीका अपने मौत का सम्मानजनक तरीका लगता था, लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया। 30 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा के सूर्योदय से कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन रोज की तरह बहुत सुबह उठ गया था। उन्होंने जमीन के ऊपर बैठकर वुज़ू किया, फिर उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। सुबह 3 बजे मौत की सजा लागू करने वाले टीम के कमांडर अंदर दाखिल हुए और वहां से चले जाने को कहा। फिर उन्होंने सद्दाम को बताया कि कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें मौत की सजा पूरी कर दी जाएगी। उनके साथ फर्स्ट लेफ्टिनेंट एंड्रू जैक्सन भी थे। उनके रिपोर्ट के मुताबिक मौत की सजा की खबर सुनने के बाद सद्दाम बहुत शांत होकर उसके तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर कहीं भी डर का झलक नहीं थी। वो भावुक भी नहीं हुआ। उसने बस कहा, मुझे इससे पहले भी मौत की सजा दी गई है। सद्दाम को फांसी देने से पहले सार्जेंट बागली ने चुपके से उसका रेडियो तोड़ दिया था ताकि उससे अपने मौत की खबर सुनकर मानसिक रूप से टूटना ना पड़े। सुबह 3:24 पर सद्दाम हुसैन ने नहा लेने की गुजारिश की। इसके बाद गार्ड्स ने उसे आखिरी खाने का ऑफर दिया। ग्रिल्ड चिकन, थोड़ा सा चावल, एक रोटी, कुछ फल और एक गिलास पानी। लेकिन सद्दाम ने पानी के अलावा कोई भी खाना हाथ तक नहीं लगाया था। यहाँ तक कि एक अमेरिकन डॉक्टर ने उसे नींद की दवा देने का भी ऑफर दिया था ताकि उसे फांसी के दौरान दर्द महसूस ना हो, लेकिन सद्दाम ने कहा, नहीं, मैं साफ दिमाग से मरना चाहता हूँ। फिर सद्दाम पानी पीता है, एक टुकड़ा रोटी हाथ में लेकर खिड़की के बाहर पक्षियों की तरफ फेंक देता है। वो रोज ऐसा ही करता था। इसी वजह से उसके बेटे के पास पक्षियां मंडराते रहते थे। फिर वो फजर की नमाज अदा करता है। उसके बाद फिर से वो मेटल की कुर्सी पर बैठकर कुरान पढ़ना शुरू करता है। कुरान का एक कॉपी उसकी पत्नी सजीदा खेराला ने उसे गिफ्ट किया था। फिर वो कुरान बंद करता है और अपने सीने से लगाते हुए कहता है, यही मेरी आखिरी साथी है। 4 बजे एक अमेरिकन अधिकारी अंदर आता है और कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, जाने का वक्त हो गया है। वो शांति से उसके तरफ देखता है और बताता है कि मैं अपनी पुरानी कोट पहनना चाहता हूँ और मैं अपना भाई प्रजाइन इब्राहिम और सवाबी इब्राहिम से आखिरी बार अलविदा कहना चाहता हूँ। एक गार्ड हैरान होकर कहता है, हम तो कमरे के अंदर है, यहाँ काफी गर्मी है, कोट की क्या जरूरत है? लेकिन सद्दाम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सुबह बगदाद की हवा बहुत ठंडी होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जनता सोचे कि उसका शासक डर के मारे कांप रहा
था। कोट पहनने के बाद वो एक एक करके अमेरिकन गार्ड के साथ हाथ मिलाकर विदा लेता है, क्योंकि उसे उनसे लंबे समय से क्लोज कनेक्शन है। गार्ड के साथ उसका रिश्ता एक गहरी दोस्ती जैसा हो गया था। जब वो किसी गार्ड को बुलाता तो वो हमेशा बड़े ही विनम्रता से कहता, मेरे दोस्त। फिर वो अपनी रोलेक्स घड़ी खोलकर एक गार्ड के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये घड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। इसी बीच सुपर 12 के सारे गार्ड लगभग उसे लेकर जाने के लिए सेल के सामने जमा हो गए थे। सद्दाम उन्हें देखकर बोला, तुम लोग मेरे लिए किसी भी इराकी से ज्यादा परिवार जैसे हो और उनकी उदारता के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर सद्दाम हुसैन को एक आर्मर्ड वैन में बैठाया गया। फिर उसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में लेकर कैंप जस्टिस ले जाया जाएगा। कैंप जस्टिस बगदाद के केदीमिया इलाके में स्थित एक पुरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। एक समय यहाँ सद्दाम के विरोधियों को बंदी बनाया जाता था, लेकिन अब यहीं पर सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाएगी। हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए उसने कहा, मुझे एक बार अपने शहर बगदाद को देखने दो। उसने गार्ड्स की परमिशन लेते हुए करीब 20 साल से ज्यादा समय तक शासन किए अपने शहर को आखिरी बार निहारते हुए देखा। थोड़ी देर हेलीकॉप्टर की सवारी के बाद गार्ड्स ने उसे फिर से आर्मर्ड वैन में बैठाकर फाइनल जगह तक लेकर जाता है। कैंप जस्टिस के चारों तरफ यूएस मिलिट्री ने घेर रखा था और अंदर फांसी के मंच के पास इराकी फोर्स कंट्रोल कर रहे थे। फिर अमेरिकन सोल्जर्स ने सद्दाम हुसैन को इराकी अधिकारियों के हवाले कर दिया, ताकि मौत के सजा देने वाले को लगे कि ये एक इराकी ऑपरेशन है। वे सद्दाम को माफक अल रुबेरो के हाथ सौंप देता है, जो इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। शिया दावा पार्टी के पूर्व सदस्य सद्दाम के शासन के वक्त उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था और अब वो अपने दुश्मन को फांसी के मंच की ओर लेकर जा रहा है। इसके बाद सद्दाम हुसैन पुरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होता है। इस बिल्डिंग को अस्थायी जेल बना दिया गया था। यहाँ फांसी का मंच पहले से ही तैयार था। फिर सद्दाम हुसैन फांसी के कमरे में दाखिल होता है। वहाँ एक धीमा रोशनी जल रही थी। बीच में एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, जिसमें फांसी का टॉप डोर लगा हुआ था। ऊपर 39 गांठा वाला एक मोटा रस्सा लटका हुआ था। 1991 में गल्फ वार के दौरान सद्दाम हुसैन ने मजाक में एक मिसाइल इजराइल के तेल अवीव में दागी थी। सद्दाम हुसैन के फांसी के इस मंच के घटना को सद्दाम हुसैन की वकील खलील अल दुलेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था। उससे एक आई विटनेस ने सब कुछ बताया था। उसने कहा था कि सद्दाम हुसैन के हाथ, पांव, दिमाग सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का डर का नामो निशान नहीं था और उसने कोई नशीली दवाई भी नहीं लिया था। उसके बाद अंदर से एक जज ने जोर जोर से सद्दाम हुसैन के खिलाफ आरोप पढ़ना शुरू किए। तभी सद्दाम हुसैन चिल्लाने लगा, अमेरिका की मौत हो और फिलिस्तीनी जिए लंबे समय तक। वहीं मौजूद सद्दाम हुसैन के विरोधी लोग मुक्तादा चिल्लाने लगा। मुक्तादा अल सदर एक बहुत ताकतवर इंसान था, जो सद्दाम के कड़े विरोधी थे। असल में वो सद्दाम को अपमानित करना चाहते थे। खलील अल दुलोमा की रिपोर्ट के मुताबिक मुक्तादा अल सदर वहां मौजूद था। उसने खुद सद्दाम के गर्दन पर फांसी का रस्सा डाला। फांसी का रस्सा ठीक से लगा है कि नहीं वो बार बार चेक कर रहा था और पीछे हट गया। एक सद्दाम विरोधी चिल्लाया, सद्दाम तुम नरक में जाओगे। जवाब में सद्दाम ने कहा, वही नरक तो अब इराक है। इसके बाद उसने शहादा पढ़ना शुरू किया और तभी नीचे का टॉप डोर खुल गया और सद्दाम हुसैन सीधा गड्ढे में चला गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये आज भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार फांसी की रस्सी बहुत लंबी थी। सद्दाम हुसैन का पैर जमीन छू रहे थे और तभी वो जिंदा था, लेकिन वहाँ मौजूद विरोधी नेताओं ने उसे लात मारना शुरू कर दिया। उसकी आखिरी सांस तक वो उसे चाकू से वार करते रहे। फिर उसकी लाश को फिर से फांसी की रस्सी पर लटका दिया था और इस दृश्य को उन्होंने रिकॉर्ड किया ताकि लगे कि फांसी कानून के अनुसार दी गई है। इसी बीच ठीक 6 बजे बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। हालांकि ये कोई हमला नहीं था, ये सद्दाम के विरोधियों का एक पागल जश्न था। वे इस समय का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद शव को दफनाने में कई बड़ी दिक्कत आई। उनका शव अमेरिकन फोर्स ने कैंप जस्टिस से हटा दिया था और 24 घंटे के अंदर ही सद्दाम के शव को उसकी जन्मभूमि अल औजा में ट्रांसफर कर दिया गया। अल औजा टिकरिट के पास एक गाँव है और
और रात के अंधेरे में ही उसका दफन कर दिया गया। उसका अंतिम नमाज कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं थी। एक हॉल के अंदर उनके कुछ परिवार के सदस्य, कुछ धार्मिक गुरु और कुछ लोग मौजूद थे। सद्दाम के लॉयर अल दुलैमा के रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम के लाश दफनाने के बाद एक अजीब घटना हुई। उसके कब्र के पास मेन पानी का पाइप अचानक टूट गई और कब्रिस्तान के अंदर पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। दुलैमा के अनुसार ये सब एक प्लानिंग था, क्योंकि सद्दाम के विरोधी शायद उसके लाश को पब्लिक दिखाने के लिए कब्र से निकालना चाहते थे। इसीलिए उसके परिवार के लोगों ने जल्दी से सद्दाम के शव को वहां से निकालकर अल औजा से दूर किसी दूसरे छुपे हुए जगह पर दफना दिया था। तो यही थी सद्दाम हुसैन के अगले 24 घंटों की कहानी, या फिर उसके साथ इन 24 घंटों में क्या हुआ था। वैसे आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।